दूध ज़्यादा बच गया तो भी नुकसान कम हो जाता था, तो कस्टमर परेशान। अच्छा। हाँ, तो इसलिए धीरे धीरे कि कोई रेडीमेड फीड नहीं खिलाता, मैं अलग अलग सारे रॉ मटेरियल मंगा के और एक फार्मूले से उनको बना करके सबका डिवाइड करके अपने प्रॉब्लम सर मार्केट बनाने में, मिल्क की क्वालिटी बनाने में हाँ बनती गई, तब जाके अब मार्केट में रहा। मेरे जानवर को मैं पहले खिलाऊं तब वो मुझे मिले। कुछ लोग ये खोजते हैं कि नहीं वो मुझे देगी तब मैं उसको खिलाऊंगा। तो क्या लेमनेस होता है, इम्यूनिटी बढ़ती है, दूध एकदम कम हो जाता है, कंसेप्शन कम हो जाता है। एक ना उनका एक यूट्रस का साइज होता है, एक नॉर्मल साइज तभी तक आ जाता है 55 दिन 50 दिन 60। दोस्तों मैं प्रिंस और आप देख रहे हैं नई कृषि दर्पण यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों मैं पहुंचा हुआ हूँ उत्तर प्रदेश गोरखपुर के महाराजा डेयरी फार्म में, जो कि एक काफ़ी प्रतिष्ठित डेयरी फार्म है। आप देख सकते हैं इसका जो बनावट है, इसका जो एरिया है, काफ़ी बड़ा 4 एकड़ में ये फार्म बना हुआ है और पिछले 10 सालों से इसको मैनेज किया जा रहा है, जो कि 5 गायों से सफ़र शुरू हुआ था और आज 220 के आसपास गाय है। तो हम सर के द्वारा इसका मैनेजमेंट के बारे में पूरी जानकारी करेंगे, कितना दूध का प्रोडक्शन होता है, कैसे मैनेजमेंट करते हैं, क्योंकि इतना बड़ा फार्म है और 10 लेबर के सहारे इसको मैनेज करें तो क्या कठिनाई आती है, गायों के साथ में क्या कठिनाई आती है, हर एक चीज़ हम आपको स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में सिखाने। तो मैं चाहूंगा कि वीडियो कंप्लीट देखिए, जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन का बटन को प्रेस कर ले, ताकि जब इस तरह का वीडियो बनाओ तो आपको अपडेट मिलता रहे। तो चलिए हम सर से पूरी की पूरी जानकारी लेने का प्रयास। नमस्कार सर, सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। धन्यवाद सर। आप एक छोटा सा परिचय हमारे दर्शकों को दे दीजिएगा सर। मैं मार्कंडेय शर्मा, मेरी डेयरी फार्म महाराजा डेयरी के नाम से जानी जाती है। अच्छा। मैं निचलोल महाराजगंज में ये स्थित है। अच्छा। तो ये डेयरी फार्म के बारे में थोड़ा समझाने का प्रयास करेंगे, इसके इतिहास के बारे में बताएंगे सर, कब ये शुरुआत हुआ था? सर हमने शुरू किया था ये 9-10 से शुरू किया था, केवल 5 जानवरों से, मात्र 5 गाय, 5 जानवरों से मैं शुरू किया था। अच्छा। और मैं वो भी करनाल से खरीद किया था NDRI से, और ले आकर 5 जानवरों को हमने 1 साल देखा था इसको। अच्छा। 1 साल देखने के बाद जब हमको एहसास हो गया कि कम से कम ये मैं अब इसको आगे बढ़ा सकता हूँ, तो मैं धीरे धीरे इसका विकास किया। अच्छा। और ये हमको 12-13 में कामधेन एक सपोर्ट गवर्नमेंट ने किया था 100 जानवरों के लिए, उसमें मुझे अच्छा सपोर्ट मिला, मैं उसके पेमेंट से फाइनेंस करा मुझे ज़्यादा विकास मिला। अच्छा। तो वो 5 जानवर जो आप लेकर के आए थे उनकी मिल्क कैपेसिटी क्या थी सर? उनका एवरेज 15 लीटर का था। तो क्या वो गाय जो थी सर किस लैक्टेशन की आप लेकर के आए थे? फर्स्ट लैक्टेशन, सेकंड लैक्टेशन। सारी फर्स्ट और सेकंड। तो प्रेग्नेंट लेकर के आए थे, दूध वाली लेकर? नहीं, दूध वाली लेके आए थे। दूध वाली लेकर? हाँ, नए जानवरों के लिए दूध वाली ज़्यादा सपोर्ट करती है, ठीक ठाक रहती है कि आने से तुरंत अर्निंग मिलनी शुरू हो जाती है। जी। तो अब बात करते हैं सर, 5 गाय लेकर के आए थे, इसका अनुभव था आपके पास पहले? नहीं सर, हमने ट्रेनिंग लिया था TBI में। अच्छा। हाँ, तो कुछ दिनों के लिए 1 हफ्ते की ट्रेनिंग थी TBI वालों की। हमने इसमें लिखा था, लेकिन उसके पहले हमने डेयरी फार्मों पे घूमा था। अच्छा। हाँ, थोड़ा बहुत अनुभव लिया, उसके बाद धीरे धीरे। तो जब 5 गाय आप लेकर के आए सर, तो कुछ परेशानी तो जरूर हुआ होगा गायों के साथ में रख रखाव को लेकर के? हाँ सर, बहुत सारी दिक्कतें हुई। क्या दिक्कतें हुई? मेडिसिन से रिलेटेड, डॉक्टर समय से नहीं पहुंच पाते थे। फिर उनके बाद से उनको AI कराने के लिए डॉक्टर बुलाना, ये तो सारा धीरे धीरे हम लोगों ने अपने खुद अब जान गए हैं। AI वगैरह ब्रीडिंग करने के लिए केवल मेडिसिन के लिए डॉक्टर बुलाने की जरूरत पड़ती थी। अच्छा। हाँ, तो उस समय फिर मिल्क बेचने की प्रॉब्लम आई कि अगर दूध ज़्यादा बच गया तो भी नुकसान कम हो जाता था, तो कस्टमर परेशान। अच्छा। हाँ, तो इसलिए धीरे धीरे उस सारे को मार्केट बनाने में ये सारी दिक्कतें आई थी शुरू में, लेकिन अब ये दिक्कत नहीं है। तो ये फार्म कितना एरिया में है सर आपका? ये 4 एकड़ में। 4 एकड़ में है। 4 एकड़। और ये शेड वाला एरिया कितना में है सर? ये 300 बाई लगभग मान के चलिए 60 से 70 फीट की है। 220 जानवरों के लिए शेड बनाया गया। अच्छा, ये 220 जानवरों के लिए? हाँ। तो अभी हर्ड साइज कितना है सर आपका? अभी 230 का हर्ड। 230। हाँ, जिसमें से मेरे केवल 107 जो हीफर हैं केवल हमारे। 107 हीफर है? 107 हीफर है हमारे। अच्छा। और अगर आपके 123 के आसपास बड़े जानवर। अच्छा। तो सभी के लिए आपने अलग अलग सेक्शन बनाया? हाँ, सबका सेक्शन अलग अलग है। मिल्क के हिसाब से बटी हुई हैं, काप के हिसाब से बटी हुई हैं। अच्छा। फिर इनका प्रेगनेंसी के हिसाब से बटी हुई हैं। अच्छा। सबका अलग अलग डिवाइड है। जो सेक्शन है आपका वो किन गायों का सेक्शन है? ये अर्ली काविंग का सेक्शन है। अच्छा। जो अभी मेरी ब्याने वाली हैं फरवरी और मार्च तक की। अच्छा। ये इनको अलग कर लिया जाता है। हाँ,
ये ऐसे ऐसे सेक्शन का डिवाइड किया जाता तो ये इन गायों का मतलब कैसे रख रखाव करते हैं? अर्ली काल्विंग में है अभी ये तो इनका रख रखाव कैसे होता है? इनका ये कि इनका फीड मैनेजमेंट अलग होता है जी। हाँ, इनको हमेशा देखभाल किया जाती है क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि जानवर ब्याने के टाइम में उनके थनों में स्टाइटिस हो जाती है। जी, जी, जी। उसका केयर बहुत विशेष ध्यान दिया जाता है कि कहीं ऐसा होने ना पाए। जी जी। नहीं तो उनका ब्यात खराब हो जाता है। अच्छा, तो इसमें किस किस ब्यात की हैं अभी गाय सर? ये में ज़्यादातर कुछ फर्स्ट की हैं, कुछ सेकंड की है, कुछ थर्ड की है। अच्छा, तो इनका क्या फीड प्लान अलग होता है कि हाँ, वही? इनका फीड प्लांट अलग होता है। तो फीड प्लान में बोला जाए तो क्या मतलब क्या नहीं, देना इनका ये मिक्स राशन आता है। हाँ, वो फार्मूले के हिसाब से ही आता है। अच्छा अच्छा, तो इनके साथ भी कुछ परेशानी इनको बोलता है ट्रांजेक्शन फीड, ट्रांजेक्शन पीरियड। जी जी जी। उसके हिसाब से इनको। तो इनके फीड जो इनका कुछ परेशानी भी होता होगा इन 2 महीनों में, तो क्या क्या परेशानी झेलना पड़ता है सर? नहीं, इस तरह से इनकी कभी कभी ऐसा मेस्टाइटिस हो गई तो उनका तत्काल ट्रीटमेंट किया जाता है। अच्छा अच्छा, तो ये सर इनका जब प्रेग्नेंट है ये तो इनका डिवॉर्मिंग भी होता होगा? प्रेग्नेंट में देखिए, एक मेरे फार्म पे रूटीन में डिवार्मिंग चलती है। अच्छा, अगर वो प्रेग्नेंट है, नॉन प्रेग्नेंट है, मिल्किंग में है, सबका डिवार्मिंग एक हर 4 महीने 3-4 महीने में हमने डिवार्मिंग सारे जानवरों को कर देंगे। अच्छा, तो मतलब ये प्रेगनेंसी के टाइम पे आप इनका डिवॉर्मिंग नहीं कराते हैं? नहीं नहीं, प्रेग्नेंट होने से हो ना हो उससे मतलब नहीं होता है जानवरों में। अच्छा, जानवरों में उनसे मतलब होता है कि हर 4 महीने पे डिवार्मिंग होनी चाहिए। अच्छा। सबका डिवार्मर अलग अलग होता है। अगर प्रेगनेंसी में डिवार्मिंग करनी है तो उनका साल्ट अलग है, अगर वो प्रेग्नेंट नहीं है तो उनका साल्ट अलग है। तो ऐसे रूटीन में डिवार्मिंग चलती रहती है। अच्छा अच्छा, तो अब अगले सेक्शन की ओर हम बढ़ते हैं सर आपके फार्म के। तो वो किस गायों का? हाइल्डर के जानवरों के लिए है। अच्छा, ठीक है। इनका एवरेज मिल्क मिनिमम 22 लीटर का है। अच्छा, 22-23 लीटर का ये चली जाती हैं। फिर इनके कैटेगरी वाइज जैसे 22 लीटर हो गया, 15 लीटर हो गया, 15 से आपके चले जाइए 10 से 15 के बीच में, वो लगभग 12-13 के एवरेज में जाती हैं। और कुछ रेडी टू ड्राई उस साइड में रहती है। अच्छा अच्छा, जो उनको अल्टरनेट मिल्किंग किया जाता है कि ड्राई करने से पहले उनकी अल्टरनेट मिल्किंग कर जाती है कि उनका थन जल्दी से सूख जाए। जी जी। तो इनका भी तो अलग फीड प्लान होगा ये तो? हाँ, सबका इनके हिसाब से फीड प्लान किया है। अच्छा, उनके हिसाब से अलग? हाँ हाँ। अच्छा, तो अब बात कर लेते हैं सर, आपका जो फार्म है 4 एकड़ में, तो इसमें तो काफी मॉडर्न टेक्नोलॉजी की मशीनें भी आपके पास लगी होंगी? जी जी जी। तो किस किस तरह की मशीनें आपके फार्म में? मेरे पास TMR है जी, जो फीड डालने वाली मशीन TMR है। आप अगर सामने दिखाएंगे तो अभी मैं चल के दिखाता हूँ आपको। जी जी, ठीक है। अभी फिर स्क्रैपिंग के लिए है, ट्रैक्टर द्वारा स्क्रैपिंग किया जाता है। जी जी। फिर मिल्किंग के लिए मिल्किंग पार्लर लगी हुई है। अच्छा अच्छा, जो 12 बाकेट की है मेरी, और 12 गाय एक साथ मिल्किंग हो जाती है 10 से 15 मिनट में, जिससे काम आसान हो जाता है। काम आसान हो जाता है। तो टेक्नोलॉजी तो इसी के लिए है ना सर कि काम को आसान करे। जी, और लेबर खर्च कम है। लेबर को, तो लेबर की बात आपने कही, तो अभी टोटल कितना लेबर आपके फार्म में? अभी मेरे पास टोटल लेबर गेट कीपर से लेकर के किचन से लेकर के सारे सिर्फ 10 लोग। 10 लोग, मतलब 250 गायों का फार्म में सिर्फ 10 लोग चलाते हैं। क्योंकि हमने तो देखा है सर 50 गायों के फार्म में भी लोग 10 लेबर रख लेते हैं। नहीं तो मशीनरी आप अगर टेक्निकल नहीं चलेंगे तो लग जाएंगे, उसके बाद भी वो नहीं कर पाएंगे। जी जी जी। अगर 50 गाय में 10 लेबर लगा लेते हैं तो भी वो नहीं कर पाएंगे। अच्छा अच्छा, हाँ, उनको सही से केयर नहीं कर पाएंगे। जी जी। तो अब कुछ सवाल होगा हमारे नए पशुपालकों के लिए कि सर अगर कोई नया पशुपालक डेयरी फार्म का स्टार्ट करता है तो किस तरह की गायों का सिलेक्शन करता है सर? वो देखिए, कमर्शियल डिश से सोचे तो लोग कहते हैं कि हम थोड़ा सा गिर रख लें, देसी रख लें। हाँ, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है, जब तो जो मेरे पास अनुभव है, जी जी, तो 2 नस्ल के जानवरों को चयन कर सकता है। एक तो होल्स्टाइन ये HF की, और दूसरी जर्सी। कैपेसिटी होना चाहिए स्टार्टिंग में उनका? ये एवरेज उनका 15 से कम नहीं होना चाहिए। वो ब्रीड पे विशेष ध्यान दें। जी जी, ठीक है। और देख करके, और 2 टाइम कम से कम, जिसके वहाँ से जानवर लेते हैं मिल्किंग में, कम से कम 2 टाइम अपने हाथ से मिल्किंग कराएं उसको। जी जी। और लैक्टेशन उसका फर्स्ट से सेकंड होना चाहिए। अच्छा। आप अगर अनुमान लगाते हैं तो फर्स्ट लैक्टेशन की होगी तो मैक्सिमम वो 4 टीथ की होगी। जी जी जी, ठीक है। तो फर्स्ट लैक्टेशन में ये ध्यान देने की बात है कि उसका दांत कितना होता है। जी जी जी। टीथ से आदमी कर सकता है। हाँ, उनके बॉडी कंडीशन के हिसाब से भी देख सकता है। हाँ, तो ये सारी चीज़ें हैं। अच्छा। उसमें लेग देख ले, हीप देखना चाहिए कि क्या होना चाहिए, उसके हिसाब से सिलेक्शन बढ़िया करेगा। और फिर अच्छे नस्ल के सीमन का विशेष ध्यान दे। अच्छा अच्छा। तो अब बात करते हैं सर आपके फार्म के मैनेजमेंट की। तो मैनेजमेंट में एक आता है फीड।
तो फीड में मतलब क्या कोई स्पेशलाइज फीड खिलाते हैं या खुद का बना हुआ? नहीं नहीं, मैं कि कोई रेडीमेड फीड नहीं खिलाता, मैं अलग अलग सारे रॉ मटेरियल मंगा के और एक फार्मूले से उनको बना करके सबका डिवाइड करके अपने हिसाब से खिलाता हूँ। तो रॉ मटेरियल में क्या क्या होता है? रॉ मटेरियल में देखिए मेरा सोया डीओसी भी आती है, MDOC, DRB, अरहर चुन्नी, आपका मस्टर्ड केक, हाँ ठीक, बिनोला केक, हाँ ये चीज सारी चीज, मिनरल पाउडर, बफर, हाँ ये सारी चीजें रहती है मेरी। अच्छा, तो इन सारी चीजों को गायों के अनुसार से दिया जाता है? हाँ गाय के अनुसार मिक्स किया जाता है, प्रोटीन के हिसाब से उनका डिवाइडेशन। अच्छा, तो इन के अलावा फीड में आप क्या साइलेज वगैरह भी देते हैं? हाँ मेरा साइलेज खुद का बनाया जाता है। अच्छा, हाँ मैं साइलेज खरीदता भी नहीं हूँ, मैं अपना साइलेज बनाता हूँ। 365 दिन उपलब्ध होता है? हाँ 365 दिन साइलेज मिलता है? हाँ 365 दिन देता हूँ। अच्छा, तो इनके अलावा क्या और भी सप्लीमेंट्स ऐड करते हैं कि सिर्फ साइलेज और जो आप फीड बनाते हैं वहीं पर उन्हीं पर? नहीं, भूसा चलता है उनके साथ थोड़ी, और कैल्शियम मिनरल वगैरह कुछ ऐसा चलता है? मिनरल तो मैं बताया ना, मिनरल में बता दिया, मिनरल उसके साथ उसी में ऐड रहता है। अच्छा अच्छा, तो अब बात कर लेते हैं, आपका भी मिल्किंग वाली कितनी पशु है सर आपके पास? अभी 83 है। 83 है। और एवरेज मिल्क प्रोडक्शन अभी आपके पास? अभी एवरेज का मान के चलिए 16-17 का एवरेज है मेरा। अच्छा, तो ये दूध जो बेचते हैं सर, क्या इसको कस्टमर सेलिंग करते हैं, क्या करते हैं? नहीं, डोर टू डोर। डोर टू डोर? हाँ डोर टू डोर जाता है। तो स्टार्टिंग में तो काफी प्रॉब्लम हुआ होगा? बहुत प्रॉब्लम सर, मार्केट बनाने में, मिल्क की क्वालिटी बनाने में। हाँ बनती गई तब जाके अब मार्केट मेरा बना हुआ। अच्छा। मैं तो 17 रुपए लीटर से शुरू किया था, आज के डेट में मैं 68 रुपए लीटर बेचता हूँ। 17 रुपए? 17 रुपए से शुरू किया था और 68 रुपए बेचता हूँ। अच्छा, तो अभी बहुत सारे डेयरी फार्म तो सर खुलती हैं लेकिन बंद हो जाती हैं जी, तो इसके पीछे आप क्या कारण मानते हैं सर? सर ये तो मैं और लोगों का अनुभव तो नहीं बता सकता हाँ कि वो क्या करते हैं, उस पेमेंट का क्या सोचते हैं जी। कि मेरे जानवर को मैं पहले खिलाऊं तब वो मुझे मिले। कुछ लोग ये खोजते हैं कि नहीं वो मुझे देगी तब मैं उसको खिलाऊंगा। जी। तो ये दोनों में, तो जानवर क्या होता है कि पहले आप उसको देंगे तब बाद में वो आपको देता है। अच्छा, हाँ तो पहले तो ये जिसके दिमाग में ये रह गया कि नहीं इनसे मेरी कोई प्रॉफिट नहीं है और मैं इनको जब ये हमको कुछ दे नहीं रहे तो मैं इनको नहीं दूंगा। अच्छा, तो ये फिर और पीछे चली जाती है। अच्छा, तो पहले आप उनको देना है? पहले हाँ, पहले आप उनको दीजिए तब वो आपको देगा। तो अब सक्सेस करने का क्या मंत्र है सर? हाँ मतलब ये है कि पहले आप उनकी सेवा बढ़िया करिए, जी, ब्रीड बढ़िया रखिए, हाँ, और दूध का मार्केटिंग बढ़िया करिए, हाँ, उस पर निर्भर करता है। तो आपको तो और दूध की क्वालिटी मेंटेन करके रखिए कि जो कस्टमर सेटिस्फाई हो। अच्छा, तो आपको तो सर 10 साल हो गया इस फार्मिंग के लाइन में, तो सबसे ज्यादा परेशानी किस मौसम में होता है सर? बरसात में सर। क्या परेशानी आता है? बरसात में सबसे ज्यादा जानवरों को क्या लेमनेस होता है, इम्यूनिटी बढ़ती है, दूध एकदम कम हो जाता है, कंसेप्शन कम हो जाता है। अच्छा, इस तरह की। तो उसका उपचार मतलब कैसे, उसका क्या व्यवस्था करते हैं? अब सर प्रयास तो ये किया जाता है कि मेरे जानवर हमेशा सूखे में रहे, फैन चलाई जाती है, शावर चलाई जाती है, लेकिन फिर भी जो चीज़ नेचुरल होता है उसको कितना मेंटेन कर पाएंगे। अच्छा, और जैसे अगर मैस्टाइटिस वगैरह होता है तो क्या उसका इलाज खुद से करते हैं, डॉक्टर बुलाना पड़ता है? नहीं, डॉक्टर को भी बुलाते हैं, और एक किसान अगर ज़्यादा समय तक फार्म में दे चुका होता है तो लगभग 70% की जानकारी वो खुद डॉक्टर बन सकता है। जी। 30% जो बचता है डॉक्टर सहयोग कर लेते हैं। अच्छा, तो कंसेप्शन रेट आपके फार्म में मतलब क्या रहता है? ठंडियों के दिन में लगभग 50 से 60% के आसपास हो जाते हैं। अच्छा, लगभग। जी। अगर ये अनुमान लगाया जाए, लेकिन ये है कि गर्मियों के दिन में और बरसात के दिन में लगभग 30-35% के कंसेप्शन पे चिमट जाता है। अच्छा, तो ये कंसेप्शन रेट आपका बेहतर माना जाएगा इसको? हाँ सर, बेहतर माना जाएगा। क्योंकि कितने दिनों में AI मतलब करानी चाहिए गायों को? किस पीरियड में? ब्याने के बाद? ब्याने के बाद सर। ब्याने के बाद जो होती है 60 दिन तक वो हीट में आ जाती है, तो उसके बाद AI कराना। 60 दिन से पहले नहीं देख, क्योंकि एक ना उनका एक यूट्रस का साइज होता है, एक नॉर्मल साइज तभी तक आ जाता है। जी। 55 दिन, 50 दिन, 60 दिन के अंदर वो आ जाता है। उसके बाद जब वो हीट में आती है तो AI कराना चाहिए। मैक्सिमम आप चलिए तो 60 से 90 दिन के अंदर उनको AI हो जानी चाहिए। अच्छा, अगर नहीं हो पाता तो फिर उसका क्या ड्रॉबैक आएगा? वो ड्रॉबैक पीछे आप और पीछे करती चली, आपको नुकसान करती चली जाएगी हर। अच्छा, हर 21 दिन बाद वो नुकसान करेगी, हर 21 दिन बाद आपको नुकसान करेगी। तो ये ना कंसीव कर पाना, इसके पीछे क्या आप रीजन? आप बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। उनका यूट्रस का इन्फेक्शन भी हो सकता है। जी। हमने समय से AI न कर पा रहे हो, वो भी हो सकता है। जी।
और आप मैं फीडिंग ना कर पा रहा हूँ बढ़िया, वो भी हो सकता है। बहुत सारे ड्राबैक है। जो सीमन मैं डाल रहा हूँ वो अच्छे क्वालिटी का सीमन नहीं है, अच्छा। उसमें स्पर्म नहीं है, जी जी। क्योंकि इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। हाँ हाँ हाँ। चलिए, आप व्यस्तता रहते हो सर, आपने बहुत अच्छी हमारे दर्शकों के लिए जो जानकारी साझा की, धन्यवाद। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अंततः आपसे ये जानना चाहेंगे, नए युवा साथी, अभी बहुत सारे लोग बेरोजगार हैं और बेरोजगारी दर काफ़ी बढ़ चुकी है, तो अगर वो डेयरी फार्म पे लाइन में आना चाहते हैं तो क्या उनके लिए अच्छा बिजनेस है? नहीं है सर? नहीं सर, देखिए एक तरह के अगर वो चाहते हैं मेहनत करना जी जी तो उनके लिए तो ठीक है। अगर वो मेहनत करना नहीं चाहते जी, अगर वो केवल क्योंकि फुल टाइम, बिना फुल टाइमर डेयरी नहीं चल सकती। अच्छा। हाँ, अगर वो फुल टाइम नहीं देना चाहते हैं, उसके साथ वो भी करना चाहते हैं, वो भी करना, तो डेयरी नहीं चला पाएंगे। जी जी जी। नहीं तो एक अच्छा युवा है, एक आदमी चाहे तो कम से कम 7 से 10 जानवर रख करके और एक अपना जीविकोपार्जन कर सकता है। अच्छा। चलिए, बहुत अच्छी आपने जानकारी दी सर, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।